everyone. This video is regarding the NCLEX strategies that are to be used while you're answering the questions in the exam. Because एग्ज़ाम में क्या होता है, हर एक क्वेश्चन के टाइप, हर एक क्वेश्चन का ऑप्शंस अलग होते हैं. तो जिस तरह के क्वेश्चंस हैं हमको उसके अकॉर्डिंग ही स्ट्रैटेजी अप्लाई करके आंसर हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं. और ये स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है. ये स्ट्रैटेजीज यूज़ करके आप बहुत अच्छे से क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हो. सो लेट्स बिगिन इट. लेट्स टॉक अबाउट दी स्ट्रैटेजीज नाउ. सो फर्स्ट स्ट्रैटेजीज जिसकी हम बात करेंगे वो है क्लिनिकल जजमेंट. क्लिनिकल जजमेंट से हमें वर्ड से पता चल रहा है, क्लिनिकल जजमेंट मीन्स हम अपने आप को एक क्लिनिकल सिनेरियो में कंसिडर करेंगे. मतलब अगर आपको कोई सिचुएशन दी जाती है, फॉर एग्जांपल उसमें कहते हैं कि पेशेंट को ये सिचुएशन हो रही है, आपको क्या इसमें आप प्रायोरिटाइज करोगे, क्या आप इसमें यूज़ करोगे. तो आप अपने आप को एक क्लिनिकल सिचुएशन में इमेजिन करो कि मैं वहाँ पर हूँ और वहाँ पर मैं ऐसा कौन सा डिसीजन लूँगी कि मैं पेशेंट को बेस्ट उस टाइम पे केयर प्रोवाइड कर सकूं. तो क्लिनिकल जजमेंट मीन्स बहुत हेल्प करता है ये चीज़, जब आप अपने आप को इमेजिन कर लेते हो ओके अब मैं यहाँ पे हूँ, मेरे सामने ऐसे ऐसे पेशेंट की सिचुएशन है, ये मेरे पास फैसिलिटीज़ हैं, ये मेरे पास चीज़ें हैं, तो इसको मैं यूज़ करके कैसे पेशेंट को बेस्ट केयर प्रोवाइड कर सकती हूँ. नेक्स्ट हम बात करेंगे नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट क्वेरी. अब नेगेटिव और पॉजिटिव इवेंट क्वेरी से हमारा क्या मतलब है. जो नेगेटिव इवेंट क्वेरी मतलब कि हमारा जो क्वेश्चन है, अब उस क्वेश्चन में जो हमारा क्वेरी है, मतलब जो इन रियलिटी हमारी जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन में हमें देखना है कि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव आंसर है या हमारा आंसर पॉजिटिव आंसर है. फॉर एग्जाम्पल कई क्वेश्चंस में नीचे दिया होता है कि ये पेशेंट की स्टेटमेंट है और ये सिचुएशन है. तो इस सिचुएशन में पेशेंट की स्टेटमेंट हमें क्या डिटरमाइन करती है, दैट whether the patient requires further teaching or the patient has good understanding regarding the हेल्थ एजुकेशन. सो अगर तो दिया हुआ है कि पेशेंट रिक्वायर्स फर्दर टीचिंग हम क्यों देंगे पेशेंट को, हम तब देंगे कि जब पेशेंट की जो नॉलेज है, ये जो स्टेटमेंट पेशेंट हमें दे रहा है वो स्टेटमेंट गलत है. तो हमें किस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि हमें उसको फर्दर टीचिंग देने की ज़रूरत है. तो इसका मतलब वहाँ पे 4 ऑप्शंस में से 3 स्टेटमेंट्स पेशेंट की सही होंगी, करेक्ट होंगी, और एक स्टेटमेंट पेशेंट की गलत होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट की जो मतलब हमें उसकी स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करना और पेशेंट को फर्दर टीचिंग की रिक्वायरमेंट है. अब नेक्स्ट है कि जो पॉजिटिव इवेंट क्वेरी है. पॉजिटिव इवेंट क्वेरी मतलब वहाँ पे लिखा होगा नीचे कि पेशेंट को हमें वहाँ पे दिखा होगा कि समझ आ गया है उस सिचुएशन के बारे में, और कौन सी एक स्टेटमेंट है जिसका मतलब जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट को क्लियर हो चुका है. तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव इवेंट क्वेरी है. बाकी सारी स्टेटमेंट्स गलत होंगी, एक स्टेटमेंट सही वाली जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा कि ये हमें बताती है कि ये पेशेंट को समझ आ चुकी है हमारी क्लाइंट एजुकेशन. तो ये हो गया पॉजिटिव और नेगेटिव. इसमें कंफ्यूज नहीं होना. अगर नीचे दिया हुआ है, मतलब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन पढ़ के नीचे हम लिखेंगे ओके 4 ही, तो हमें चारों ही सही लग रहे हैं, हमें चारों ही हम उस टाइम सही लगेंगे. क्यों? क्योंकि उसमें से तीनों ऑप्शंस करेक्ट है, एक ऑप्शन गलत है, मतलब पेशेंट को समझ नहीं आया है. ये एक ट्रिक करने का इनमें तरीका होता है. अब एक सबसे मेजर स्ट्रेटजी जो है, जिसमें मोस्टली इन बिगिनिंग व्हेन यू विल स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू विल गेट कंफ्यूज्ड, दैट इज़ द व्हाट इफ सिचुएशन. व्हाट इफ सिचुएशन मीन्स कि आपके पास एक सिनेरियो दिया गया है, उस सिनेरियो में आपको 4 जब ऑप्शंस आएंगे, आप सोचोगे, आपको दिया होगा कि वो चारों ऑप्शंस ही आपने उस सिनेरियो में करने हैं. पेशेंट की एक कंडीशन है, वो चारों ही स्टेप्स आपको उस सिचुएशन में लेने हैं, मगर वो एक स्टेप वाइज होंगे. एक आपकी प्रायोरिटी होगी कि इस प्रायोरिटी से आपने ये स्टेप्स फॉलो करने हैं. वही एक कन्फ्यूजन है, वही एक ट्रिक है. अगर आपको वो आ गई तो आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करना. यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट ट्रिक. तो उसमें क्या होता है कि हम भूल जाते हैं व्हाट इफ़. हमें पता है कि ये ऑप्शन करेक्ट है, लेकिन हम उसके डेप्थ में जाएंगे, हम उसके व्हाट इफ सोचेंगे, अगर ऐसे हो गया, अगर वैसे हो गया, अगर इसका हमने ये दिया. हमें वो नहीं सोचना है. हम कुछ आगे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करेंगे, आगे टिप्स के बारे में बात करेंगे, जिसको यूटिलाइज करके जो हमारा आंसर आ रहा है, हमारा वो आंसर करेक्ट है.
हमने वो ज़्यादा व्हाट इफ़ व्हाट बट ऐसे क्यों होगा वैसे होगा इसमें हमने नहीं जाना है। जितना हम इसमें डीप जाते रहेंगे उतना वी विल गेट कन्फ्यूज एंड वी विल डेविएट फ्रॉम आवर मेन पॉइंट, जिस पॉइंट पे हमारा अपना फोकस ही लूज कर देंगे। हम स्टार्ट किसी और चीज़ से करेंगे बट विल एंड इनटू समथिंग एंड इट विल क्रिएट अ वेब जिसके अंदर हम फंस जाएंगे। और दैट्स व्हाट एनक्लेक्स वांट्स कि हमें वो कंफ्यूज करे, ट्रिक करे, बट हमें व्हाट इफ के अंदर बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना है। नेक्स्ट आ गया हमारा कि हमने जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जब हमने एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं बेसिकली, तो एमसीक्यूज में जब हम ऑप्शंस पे एक नज़र मारेंगे तो हम ये देखेंगे कि अलाइक और कंपेरेबल ऑप्शंस कौन से हैं, मतलब कि कौन से ऑप्शंस हैं जो वो आपस में सिमिलर लग रहे हैं। अब इसमें हम एक एग्जांपल लेके बात करते हैं। सपोज क्वेश्चन दिया हुआ है कि नर्स मेडिकल रिकॉर्ड चेक कर रही है पेशेंट का, और उसमें से पेशेंट की नर्स के पास 4 पेशेंट्स हैं। एक पेशेंट की इलियोस्टमी हुई हुई है, एक पेशेंट की गैस्ट्रो सक्शनिंग हो रही है, गैस्ट्रो सक्शनिंग हो रही है उसकी, एक पेशेंट को डायूरेटिक्स जा रहे हैं, और एक पेशेंट किडनी डिजीज़ वाला पेशेंट है। अब इसमें हम क्या देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है विच पेशेंट विल बी एट द रिस्क ऑफ फ्लूइड लॉस। अब फ्लूइड लॉस पे कौन सा पेशेंट होगा रिस्क पे? अब इसमें कंफ्यूज होने का कोई सिनेरियो को हम ख़त्म कर सके, इसमें हम कैसे ख़त्म करेंगे? जो इलियोस्टमी वाला है वो भी रिस्क ऑफ फ्लूइड लॉस पे है। जो हमारा डायूरेटिक्स पे है उसमें भी फ्लूइड लॉस हो रहा है। जो हमारा अपना इलियोस्टमी वाला है उसमें भी हमारा फ्लूइड लॉस है, सक्शनिंग है उसमें हमारा फ्लूइड लॉस है। तो इन 3 ऑप्शंस में तो हमारा क्या हो गया कि पेशेंट के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, फ्लूइड लॉस का सिनेरियो है। अब क्वेश्चन हमारा क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि कौन सा पेशेंट सबसे ज़्यादा एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम के रिगार्डिंग है। आई गेस मैंने शायद स्टार्टिंग में वो बोल दिया फ्लूइड डेफिशिएंट, बट नो, क्वेश्चन इज फ्लूइड एक्सेस। तो फ्लूइड एक्सेस किस में होगा? इलियोस्टमी में रिड्यूस हो रहा है, सक्शनिंग में रिड्यूस हो रहा है, देन उसके बाद हमारा इसमें डायूरेटिक्स दे रहे हैं तो फ्लूइड लॉस होता है। तो जो किडनी डिजीज़ है, हमें पता ही है कि किडनी डिजीज़ में बॉडी में फ्लूइड रिटेन होता है क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, तो इजीली हमने इसमें फटाफट अपना आंसर सेलेक्ट कर लिया। तो इसमें हमने जो कंपेरेबल और अलाइक ऑप्शंस थे कि जिनका रिजल्ट या जिनकी चीज़ें ऑलमोस्ट सेम थी, उन ऑप्शंस को हमने एलिमिनेट कर दिया और ऑटोमेटिकली हमें अपना आंसर मिल जाएगा। इसमें हम हमने व्हाट इफ व्हाट बट नहीं करना कि इसमें ऐसे भी तो हो सकता है, इसमें ऐसे ऐसे, तो फिर बहुत चीज़ों के एक्सेप्शंस हैं, बहुत चीज़ों की ऐसी चीज मतलब वो निकल आएंगे, पॉइंट्स आगे सब पॉइंट्स निकल आएंगे, बट हमने ऐसे इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो ये ऑप्शन हमें कंपेरेबल लाइक ऑप्शंस को हम रिमूव करके अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें, उसमें हमें दिख रहा है कि कुछ उन्होंने वर्ड्स दिए हुए हैं जो कि क्लोज्ड एंडेड वर्ड्स हैं। क्लोज्ड एंडेड वर्ड्स कौन से होते हैं? ये वो वर्ड्स हैं जिसमें मतलब हमने एक बात को कहा और वो उतनी ही दायरे में वो बात है, मतलब उसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, मतलब हमेशा ही वही चीज़ होएगी, मतलब एक दायरा हमने सेट कर दिया। बट मेडिकल फील्ड में ऐसा कभी भी नहीं होता। हर पेशेंट की बॉडी, हर सिनेरियो, हर डिजीज़, सब में एक्सेप्शंस हैं। अकॉर्डिंगली हर एक पर्सन की बॉडी के अकॉर्डिंग चीज़ें होती हैं। तो कभी भी क्लोज एंडेड वर्ड्स वाले जो ऑप्शंस हैं जिसमें आपको वर्ड्स दिखे ऑलवेज, ऑल, एवरी, मस्ट, नन, नेवर, ओनली, कम्प्लीटली, अब इसमें क्या दिख रहा है हमें कि ये कुछ चीज़ों को बांध रहे हैं कि नहीं इतना ही हमेशा ही ऐसे होगा, इतना ही है, कभी भी नहीं ऐसा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये वाले जो ऑप्शंस हैं ना, मोस्टली दे आर इनकरेक्ट। मोस्ट प्रोबेबली जब भी आप देखोगे ऑप्शंस इनकरेक्ट ही होंगे, बहुत ही ऐसे रेयर कुछ चांस होगा, वैसे तो होते ही नहीं है कि ये ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। रैदर देन उसकी जगह हम ओपन एंडेड वर्ड्स वाले क्वेश्चन लेंगे जो हमें शो करते हैं कि हर एक चीज़ की प्रोबेबिलिटी है, हर एक चीज़ की एक्सेप्शंस हैं, चेंजेस होते हैं, जैसे मे, यूजुअली और नॉर्मली, कॉमनली, जनरली, मतलब जो बेसिक एक जनरल बात कर रहे हैं, जनरल टॉक जिसमें एक कंसीडर करके चल रहे हैं सबको, ना कि उन्होंने एक दायरा एक उस चीज़ सेट कर दी कि बस ऐसे ही होगा, हमेशा ही ऐसे होगा, या कभी भी ऐसे नहीं होगा। तो ऐसा नहीं होता है। अब जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की हम बात करेंगे, जो कि सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं कि जिसके यूज़ से जो हमें क्वेश्चंस में मेनली हेल्प करने वाली है स्ट्रैटेजी, एक स्ट्रैटेजी नहीं है, इसके आगे सब डिविजन्स हैं। तो सबसे पहले मेन जो हमारी स्ट्रैटेजी है, ये जो मेन जो लगा लो कि जिसके बेसिस पे हमने, मतलब जब हमें क्वेश्चन आ गया सामने, हमने सबसे पहले क्या सोच के हमने क्वेश्चन में अप्लाई करना है, वो है ABC, दैट इज एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन।
अब जो हमारी एयरवे है, एयरवे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एयरवे नहीं है तो मतलब पेशेंट का सर्वाइवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। तो कहीं भी कुछ भी कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सिचुएशन हो, पेशेंट की कंडीशन हो, कोई बीमारी हो, कुछ भी हो, आपने सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? अपना एयरवे। एयरवे को कभी भी नहीं छोड़ना, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी आप लोग को ट्रिक कर ले, जितना मर्जी आप लोग को उलझा ले वहाँ पे, आपका हमेशा ध्यान किस पे जाना चाहिए? ABC, दैट इज़ एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन। यही हमारी प्रायोरिटी की मेन स्ट्रैटेजी है। जहाँ पे एयरवे दिख गया, आँख बंद करके एयरवे पे हमने टिक लगा देना है। फिर उसके बाद हम ब्रीदिंग, फिर हमारी सर्कुलेशन। मतलब एयरवे और ब्रीदिंग क्लियर होगी तो हम सर्कुलेशन में जाएंगे। सर्कुलेशन में जो मर्जी होता रहो, हमने हमेशा एयरवे में ही क्लिक करना है। पर ऐसे नहीं है कि वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पेशेंट को एयरवे दिखाया हुआ है हमारा कि नॉर्मल है, और ऑप्शंस में दिया हुआ है कि उसको इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, फॉर एग्जांपल एक्टॉपिक प्रेगनेंसी, और कोई इंटरनल उसको ब्लीडिंग हो रही है, तो तब ऐसा नहीं होगा कि ऑप्शन में एयरवे दिया तो हम एयरवे सेलेक्ट कर देंगे, नहीं, वहाँ पे उसको एयरवे नॉर्मल है। मेन प्रॉब्लम पेशेंट की ब्लीडिंग की है तो हम वहाँ पे सर्कुलेशन को करेंगे। लेकिन अगर एयरवे दिया हुआ है तो उसको छोड़ के हम किसी भी और ऑप्शन की तरफ देखेंगे भी नहीं। एक्सेप्शन इसमें किस चीज़ की आती है? CPR की। जब CPR देना है तब ABC की जगह CA भी फॉलो होगा, दैट इज सर्कुलेशन, एयरवे, ब्रीदिंग। लेकिन अगर हमारा नॉर्मल ऑप्शन है उसमें हम क्या फॉलो करेंगे? ऑलवेज ऑलवेज प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, ABC, एयरवे इज द priority, it will remain priority in every situation, every condition, so don't forget to select airway in the priority. नेक्स्ट इसी में ही हमारा आ जाता है मैस्लोव्स हायरार्की। हम ABC देखें, अगर ABC अप्लाई नहीं आ रही तो हम मैस्लोव्स हायरार्की पे जाएंगे। अब हमने मैस्लोव्स हायरार्की के बारे में पढ़ा हुआ है अपनी नर्सिंग में, साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं इसके बारे में। तो मैस्लोव्स हायरार्की क्या है? ये एक हायरार्की है जिसके बेसिस पे हम पेशेंट की नीड्स को फुलफिल करेंगे, ताकि हम उसको एक क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सकें। और पेशेंट की जो बेसिक नीड्स हैं हम उससे स्टार्ट करते हैं। दैट इज सबसे पहले आएगी पेशेंट की फिजियोलॉजिकल नीड्स, जिसमें सबसे पहले ऑफ कोर्स क्या आएगा? हमारा ABC, एयरवे, ब्रीदिंग। फिर हमारी सर्कुलेशन आएगी, वाइटल्स आएंगे, हार्ट रेट, रिदम। फिर आएगी पेशेंट की एलिमिनेशन और पेशेंट का न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स में आ गई, स्टार्टिंग फ्रॉम एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, एंडिंग टू दी एलिमिनेशन एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट आ गया, इसके नेक्स्ट स्टेप है, अगर हमें दिख रहा है कि पेशेंट की फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हैं तो नेक्स्ट स्टेप हम कौन सा चेक करेंगे? दैट इज़ दी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, कि पेशेंट हमारे हॉस्पिटल सेटिंग में कितना सेफ है, कितना सिक्योर फील कर रहा है। सेफ्टी में आ जाएगा कि पेशेंट को हमने जैसे फॉर एग्जांपल साइड रेलिंग होगी, पेशेंट की शिफ्टिंग हो गई, पेशेंट को वहाँ पे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जिसकी वजह जो उसको हॉस्पिटल से अराइज हुई है, तो पेशेंट की सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट आ गया हमारा, इसमें सेफ्टी में हम ये भी कह सकते हैं कि जिस इन्वायरमेंट में पेशेंट रह रहा है, जैसे रग्स के नीचे हमने इलेक्ट्रिकल वायर्स नहीं ओपन होनी चाहिए, और पेशेंट को शिफ्ट करना है तो उसकी पोजीशनिंग, प्रेशर सोर्स, बेड सोर्स, जिससे पेशेंट सेफ्टी में आ जाता है कि कोई भी ऐसी पेशेंट को कंडीशन या कोई भी ऐसी बीमारी, डिजीज ना अराइज हो जो कि हॉस्पिटल केयर से अराइज हो रही है। दूसरा आ गया हमारा सिक्योरिटी, मतलब पेशेंट सिक्योर फील कर रहा है अपनी कोई चीज़ के बारे में, तो क्योंकि पेशेंट इफ पेशेंट विल नॉट फील सिक्योर, द पेशेंट वोंट शेयर और द पेशेंट इज फेसिंग थ्रू, और उसके क्या उसको अपनी पूरी प्रॉपर कभी भी इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल द पेशेंट फील सिक्योर। एंड ये सिक्योरिटी कब आएगी? जब आप एक थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, थेराप्यूटिक रिलेशनशिप पेशेंट के साथ मेंटेन करोगे, जिसके बारे में हम आगे जाके अपने आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है लव एंड बिलोंगिंग। इसमें हम लव एंड बिलोंगिंग में पेशेंट की सपोर्ट सिस्टम, सोशल सिस्टम, जो भी उसको सोशल सपोर्ट होती है उसकी फैमिली से, फ्रेंड से, उसके नियर एंड डियर वन से, उन सपोर्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट आ गया हमारा इसके अंदर ही आता है लव एंड बिलोंगिंग के बाद सेल्फ एस्टीम, फिर आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ये हमारी मैस्लोव की हायरार्की है। इस हायरार्की के अकॉर्डिंग हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो रहेगा हमारा फिजियोलॉजिकल, बेसिक फिजियोलॉजिकल नीड्स पे। उसके बाद हमारा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा आ गया थेराप्यूटिक रिलेशनशिप वाला पॉइंट।
तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन लव एंड बिलोंगिंग पे आते हैं, बट बेसिकली जो हमारे क्वेश्चन हैं वो हमें इस अकॉर्डिंग ही देखने हैं कि हमें इसको प्रायोरिटाइज करना है। सबसे पहले हम फिजियोलॉजिकल नीड्स को रखेंगे, फिर हम उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एंड उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो दिस इज द वे हाउ मैस्लोव हायरार्की वर्क्स। नेक्स्ट आ गया हमारा नर्सिंग प्रोसेस। अब नर्सिंग प्रोसेस तो हम पढ़ते ही आए हैं शुरू से। नर्सिंग प्रोसेस का मतलब ये है कि नर्सिंग प्रोसेस के कौन से 5 स्टेप्स होते हैं। नर्सिंग के एडपाई होते हैं, उसके 5 स्टेप्स। एडपाई मतलब असेसमेंट, डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया, उसमें एक सिचुएशन है और उस 4 ऑप्शंस में से एक सिचुएशन में असेसमेंट है, एक में इम्प्लीमेंटेशन, एक में प्लानिंग, एक में इवैल्यूएशन। अब ये आपको देखना है, उसमें ऐसे सीधा नहीं दिया होगा कि ये पेशेंट है, असेसमेंट में हम ये कर रहे हैं, प्लानिंग में हम ये कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कोर्स फिर तो आप असेसमेंट को ही टेक करोगे, इस बार हम ये कर रहे हैं। उन्होंने सिचुएशन दे देनी है कि पेशेंट का आप नर्स विल असेस द वाइटल्स, नर्स विल प्लान, और जो भी इसकी मतलब वो उसको केयर प्रोवाइड कर रही है, उसको जो भी चीज़ें होंगी स्टेप्स में वो स्टेप वाइज दिए जाएंगे। लेकिन अगर असेसमेंट, अब ये चीज़ की भी एक ट्रिक आती है, क्वेश्चन में कई बार असेसमेंट क्वेश्चन में भी दी होती है, ऑप्शंस में भी दी होती है। अगर तो पहले ऑप्शंस में असेसमेंट हो चुकी है, फिर तो हम देखो इंटरवेंशंस पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको साफ दिख रहा है कि क्वेश्चन के अंदर कोई असेसमेंट नहीं हुई, पेशेंट सिर्फ अभी आया है और हमें उसको रिकॉर्ड के लिए बोला गया है, तो सबसे पहला स्टेप विल बी असेसमेंट एवरी टाइम। यू कैन नेवर जम्प टू इंटरवेंशन। ये बहुत ज़्यादा ट्रिक किया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है कि असेसमेंट क्वेश्चन में हो गई है, नहीं हुई तो आपको ट्रिक करने के लिए उन्होंने बीच में ज़रूर ऑप्शंस में असेसमेंट का पॉइंट दिया हुआ है। तो आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को देखना है कि असेसमेंट होगी तो हम इंटरवेंशंस, नहीं हुई तो असेसमेंट को छोड़ के कुछ भी और नहीं करना है, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी की हम बात करते हैं। इसके बाद स्ट्रैटेजी हमारी है कि थेराप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करने हैं। जब हमने पेशेंट को कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करनी है, कुछ समझाना है, या कोई ऐसी सिचुएशन हमें आ गया कि हमें पेशेंट से कम्युनिकेट करना पड़ रहा है, ऑफ कोर्स वी कम्युनिकेट, बट कई बार ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती हैं जिसमें हमें बहुत ध्यान से ये टेक्निक्स यूज़ करनी होती हैं। तो वो सिचुएशन का मैं एक एग्जांपल लेके आपसे चीज़ डिस्कस करूँगी। जैसे पेशेंट आपको कह रहा है कि सब कुछ हो गया पेशेंट का, एवरीथिंग इज़ डन, बस पेशेंट को हमें, क्लाइंट को हमें सर्जरी के लिए लेकर जाना है, और क्लाइंट हमें कह रहा है कि मैं श्योर नहीं, आई एम नॉट श्योर दैट वेदर आई शुड गो फॉर दिस सर्जरी और नॉट। अब हमें यहाँ पे थेराप्यूटिक टेक्निक्स यूज़ करनी है। हमें उसको कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देनी कि नहीं नहीं आप गो, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, और व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू सेइंग दिस, या इट वाज योर डिसीजन, व्हाई डू यू डोंट वांट, नो इफ, बट, व्हाई, हाउ, ऐसे क्वेश्चंस हमने नहीं करने। हम पेशेंट को कहेंगे यू कैन टेल मी योर कंसर्न्स, दैट वाई यू डोंट वांट टू हैव द सर्जरीज। तो इसमें क्या होगा, इसमें हम एक थेराप्यूटिक वे से पेशेंट को कंसिडर कर रहे हैं, उसकी स्टेटमेंट को कंसिडर कर रहे हैं, रैदर दैन उसको कोई फॉल्स एफर्मेशंस देके कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, या आप क्यों नहीं करना चाहते, आपका ही डिसीजन था। ऐसे हमने कोई भी स्टेटमेंट्स नहीं देनी जिससे पेशेंट को हर्ट हो सकता है। नेक्स्ट आ गया क्लाइंट की नीड्स। अब ये एक ना बड़ा ऐसा टॉपिक है कि जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, इस बेसिस पे बहुत ज़्यादा ट्रिक करते हैं वो आपको एक ऐसी सिचुएशन दिखा देंगे जिसमें जो पेशेंट चीज़ बोल रहा है ना बहुत नॉर्मल है, मतलब बहुत सीरियस नहीं बोल रहा है, बट आपको उसके नीचे सीरियस चीज़ें दे देंगे। तो आपको वहाँ पे ट्रिक किया जाएगा इस बेसिस पे। वो होंगी नहीं सिचुएशन, वो ऐसे पोर्ट्रे किया जाएगा कि वो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं, और एक सिचुएशन दी होगी जिसमें पेशेंट बोल रहा है, एक ऑप्शन ऐसा होगा जिसमें पेशेंट बोल रहा है कि ये मेरी नीड है, दिस इज़ माई नीड, आई वॉन्ट इट टू बी डन। सो यू विल सिलेक्ट वॉट पेशेंट वॉन्ट्स फर्स्ट, कि पेशेंट की क्या नीड है। आपने कभी ऐसे नहीं कहना कि पेशेंट बोल रहा है कि मुझे आई एम हैविंग पेन, सो यू नॉट यू नो इग्नोर दैट अभी तो इसको इंजेक्शन दिया था या अभी भी नहीं। पेशेंट इज सेइंग कि मुझे पेन हो रहा है, तो यू हैव टू एक्नॉलेज दैट, यू हैव टू लिसन टू द पेशेंट, एंड देन you have to record it each and everything what the patient says, because what the patient is feeling उसको खुद को ही पता है कि मुझे क्या फील हो रहा है, you cannot feel that. So whether the patient is just
patient is lying, or whatsoever thoughts you have in your mind, you have to keep that all the things aside and you have to consider what the patient is saying. Patient की needs क्या है, हमें नीड्स पे फोकस करना है, ना कि हमें अपनी ही उस चीज़ में इम्प्लीमेंट अपना जो हम सोच रहे हैं हमारा प्लानिंग है उसको ही कंसिडर करके ना चले. पेशेंट की नीड्स है उसको सुनना है, क्योंकि कुछ पेन है वो हम नहीं फील कर सकते. ऑफ कोर्स वो पेशेंट ही फील कर सकता है, तो पेशेंट ही हमें बताएगा ना कि मुझे पेन हो रहा है. और हम ऐसे तो बॉडीली देख के तो बता नहीं सकते ना कि अच्छा इसको पेन हो रहा है. रेटिंग स्केल्स होते हैं पेन के, बट कई कल्चर्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर मेन का है वो पेन को डिपिक्ट करना, वो एक वो मुझे कहा जाता है कि मैन कैन नॉट डिपिक्ट देयर पेन बाय क्राइंग और बाय मेकिंग फेशियल जेस्चर्स, सो जस्ट फील इट. सो इफ दे आर सेइंग दे आर हैविंग पेन, you have to consider that. If they're saying that they have some need, you have to consider their needs as well, and it should be on the priority. नेक्स्ट आ गया हमारा जो कि है लुक फॉर द अम्ब्रेला ऑप्शन. अब अम्ब्रेला ऑप्शन की हम बात करें तो इसका मतलब है कि अम्ब्रेला क्या होता है. अम्ब्रेला एक लगा सकते हैं हमें ब्रॉडर एस्पेक्ट को डिपिक्ट करती है कि वो एक एरिया के अंदर वो कवर करती है. एक अम्ब्रेला काफ़ी एरिया को कवर करती है. वैसे ही अम्ब्रेला ऑप्शन क्या होते हैं कि एक ऑप्शन उन्हें यूनिवर्सल और जनरल एस्पेक्ट को कवर कर रहा है. तो जो जनरल और यूनिवर्सल एस्पेक्ट को कवर करता है ना, क्योंकि जो यूनिवर्सल कंसेप्ट्स हैं वो कंसेप्ट यूनिवर्सल हैं, वो चेंज नहीं होंगे. तो जो चीज़ यूनिवर्सल कंसेप्ट को कवर कर रहा है हमें वो ऑप्शंस को ज़्यादा देखना है, क्योंकि जो यूनिवर्सल ऑप्शंस हैं वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है, मतलब वो काफ़ी चीज़ों को अपने साथ लेकर चलते हैं रेदर देन कि जो एक पर्टिकुलर एक चीज़ पे फोकस कर रहा है. अम्ब्रेला ऑप्शंस भी कई बार होते हैं कि जो वो सही होते हैं. तो जो इसमें हमने बात करी है वो कुछ हमने जनरल स्ट्रैटेजीज़ की बात करी है, कुछ हमने जो स्ट्रैटेजीज़ की बात करी है वो थी प्रायोरिटी के लिए, जैसे ABC, CAB, CPR, मैस्लोव्स हायरार्की, अपना नर्सिंग इंटरवेंशंस की नर्सिंग प्रोसेस को फॉलो करना, वो अपनी आगे प्रायोरिटी, जो हमें प्रायोरिटी के क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे उन्होंने प्रायोरिटी के कुछ वर्ड्स हैं जो हम आगे देखेंगे कि कौन से वर्ड्स से हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमें प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है. बाकी हमारी जनरल स्ट्रैटेजीज होगी जो बाकी हमारे जनरल क्वेश्चंस में यूज़ होती है. नेक्स्ट आ गया, अभी हमें बात कर रहे थे कि जो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें प्रायोरिटी सिलेक्ट करनी है. तो कुछ वर्ड्स हैं जो हमें प्रायोरिटी के बारे में इंडिकेट करते हैं कि ये क्वेश्चन में प्रायोरिटी की बात की जा रही है, जैसे बेस्ट, अर्ली और लेट, असेंशियल क्या स्टेप है, फर्स्ट स्टेप क्या लोगे, हाईएस्ट प्रायोरिटी क्या है, यहाँ पे इमीडिएट स्टेप क्या है, इनिशियल या फर्स्ट स्टेप क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट लाइकली, नेक्स्ट, प्रायोरिटी, प्राइमरी. तो ये सारे वर्ड्स क्या बता रहे हैं कि हमें प्रायोरिटी मतलब सबसे पहला स्टेप हमें क्या लेना चाहिए. नेक्स्ट आ गया हमारा वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग असेसमेंट. वर्ड्स रिफ्लेक्टिंग असेसमेंट का मतलब अभी हमने बात करी थी कि असेसमेंट हमारा नर्सिंग प्रोसेस के अंदर पहला स्टेप है और वो हमें सिलेक्ट करना है सबसे पहले जब हमें प्रायोरिटी क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि असेसमेंट के बिना हाउ कैन यू नो व्हाट द पेशेंट इज फेसिंग. सो द वर्ड्स जो बताते हैं कि हाँ इस क्वेश्चन में असेसमेंट के बारे में पूछा गया है वो है असर्टन, असेस, चेक, कलेक्ट, डिटरमिन, आइडेंटिफाई, ऑब्जर्व, ऑब्टेन. सारे आपके सामने ये दिए गए हैं. हमारे सब उसी चीज़ को ही रिफ्लेक्ट करते हैं कि हमें पेशेंट की असेसमेंट अभी करनी है. ये वर्ड्स में बताएंगे कि ओके असेसमेंट हैज़ टू बी डन. अब ये जो हमारे नेक्स्ट है कुछ स्ट्रेटेजिक वर्ड्स हैं, जैसे हमने बात की थी पॉजिटिव और नेगेटिव इवेंट क्वेरी क्वेश्चंस में, दैट द पेशेंट रिक्वायर्स फर्दर टीचिंग, द पेशेंट नीड्स फर्दर फॉलो अप, द पेशेंट नीड्स फर्दर एजुकेशन. तो मतलब जो हमारी इंफॉर्मेशन हमने सिलेक्ट करनी है, ये ऑप्शन जो हमने सिलेक्ट करना है ना वो ऑप्शन हमने गलत सिलेक्ट करना है. 4 ऑप्शंस में से आपको 3 ऑप्शंस आपके सही इन्फॉर्मेशन के होंगे. मतलब जो पेशेंट हमें ऑप्शन दे रहा है 3 ऑप्शंस वो सही इन्फॉर्मेशन के होंगे. जो पेशेंट दूसरे एक ऑप्शन जो गलत है वो ही हमारा सही ऑप्शन है. जैसे कि 4 ऑप्शंस, 4 में से अपना एक ऑप्शन गलत है. जो पेशेंट स्टेटमेंट बता रहा है, क्योंकि हमें पूछा ही गया है ना कि कौन सी स्टेटमेंट से हमें पता चल रहा है कि पेशेंट को फर्दर एजुकेशन की ज़रूरत है. फर्दर एजुकेशन की ज़रूरत पेशेंट को क्यों पड़ेगी, वो इसीलिए ही पड़ेगी ना कि हाँ हमें उसने कोई स्टेटमेंट गलत दी है. और 4 में से 3 स्टेटमेंट्स जो गलत दी हैं, 3 स्टेटमेंट्स तो सही दी होंगी, एक स्टेटमेंट हमारी गलत दी होगी.
जो कि हमारा आंसर है। तो हमारा जो आंसर है वो मिस या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हमारा आंसर है जो हमें सिलेक्ट करना है। तो ये ट्रिक हो जाते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यहाँ पे एक बार के लिए कन्फ्यूजन भी पैदा हो जाती है, लेकिन हमने कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जैसे हमें दिख गया ना फर्दर टीचिंग, फॉलो अप, फर्दर एजुकेशन, नेक्स्ट मोमेंट हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जानी चाहिए, ओके नाउ वी हैव टू सेलेक्ट कि पेशेंट ने गलत स्टेटमेंट कौन सी दी है। अब हमें कैसे पता चलेगा गलत स्टेटमेंट कौन सी दी है, कि जो क्वेश्चन में जो डिजीज़ दिया, जो डायग्नोसिस दिया, हमें उसके बारे में नॉलेज होगी। जब हमें पता होगा कि इसकी ये सिम्टम्स हैं, इसकी ये हेल्थ टीचिंग है, ये क्लाइंट टीचिंग है, क्योंकि सबकी अलग अलग हेल्थ टीचिंग होती है, क्लाइंट टीचिंग होती है हर एक डिजीज़ की, सबके सिम्टम्स ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ तो डिफर करते ही करते हैं। कभी भी दो डिजीज़ के बिल्कुल सेम, बिकॉज वो डिजीज़ डिफरेंस कैसे हुई ना। तो हमें पता होएगा तभी हम बता सकते हैं ना कि पेशेंट गलत बता रहा है। इसके लिए हमें उस डिजीज़ की नॉलेज पहले होनी चाहिए। तो ये कुछ हमारे स्ट्रेटजीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया है विद सम ब्रीफ एग्जांपल्स। नेक्स्ट वीडियो आई विल पुट रिगार्डिंग सम क्वेश्चंस विद द एग्जांपल्स ऑफ द स्ट्रेटजीज वी हैव यूज्ड। कि क्वेश्चंस के साथ मैं आपको बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस में ये स्ट्रैटेजी हम ऐसे अप्लाई कर रहे हैं। जो भी आज हमने स्ट्रैटेजीज़ की बात की है, हर एक स्ट्रैटेजी का आपको एटलीस्ट 1 to 2 क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इस वीडियो का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको थोड़ा सा बेस आइडिया हो जाए कि आपको पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है। जब हम वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट करेंगे तो आपको थोड़ी सी होगी कि आपको क्या चीज़ ग्रैब करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस का थोड़ा बेस का आइडिया होगा। अभी डोंट गो दैट मच डीप इनटू स्ट्रैटेजीज, एक बार पढ़ो, एक बार दिमाग में बिठा लो, ओके ये है, क्योंकि आप ये स्ट्रैटेजीज एक दिन में नहीं लर्न कर सकते, आपको कंफ्यूजिंग भी लगेंगी। ये आपको तभी समझ आएगी व्हेन यू विल स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस। और क्वेश्चंस कब सॉल्व करोगे आप? जब आप एजुकेशन स्टडी करोगे। जो हमारी एजुकेशनल वीडियो स्टार्ट होगी, साइड बाय साइड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब उन क्वेश्चंस के टाइम भी आई विल एक्सप्लेन यू द स्ट्रैटेजीज। सो दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट regarding the this video is really important for solving the questions. So please watch this video with very much attention so that you can easily solve the questions, because आपको वीडियो बार बार देखनी ही पड़ेगी। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करोगे, जैसे जैसे आप सॉल्व करोगे, बार बार आपको स्ट्रेटेजी जाके देखनी पड़ेगी। जैसे ही क्वेश्चन गलत होगा आपको स्ट्रेटेजीज रीचेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजीज के बिना यू कैन नॉट pass your NCLEX RN exam. This is my personal experience, and these strategies are really very helpful. If you keep these strategies in your mind, you will really feel that okay, that I can solve the questions, because वो इतने confusing है, ऐसे situations आपके सामने वो खड़ी कर देंगे कि आपको वहाँ पे सारे options सही लगेंगे। तो ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के लिए ये स्ट्रैटेजीज बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। बट डोंट वरी, वी विल यूज़ दिस स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू अवर स्टेप बाय स्टेप। हमें एक दिन में ही इस चीज़ को अपने ऊपर बर्डनाइज नहीं करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट, एंड इफ़ यू वांट any more material or any special topics, please do mention in the comment section.